नमस्कार। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल से होंगे, स्वस्थ और मस्त होंगे। तो दोस्तों, अपनी जो सीरीज चल रही है जिम कॉर्बेट साहब की पुस्तक द मैन ईटर ऑफ रुद्रप्रयाग के आदमखोर की 2 एपिसोड ऑलरेडी मेरे द्वारा किया गया है। आज तीसरा एपिसोड मैं करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों, दूसरा एपिसोड जहाँ मैंने ख़त्म किया था, थोड़ा सा उसका हल्का सा पार्ट बता देना ज़रूरी होता है, क्योंकि जो नए साथी जुड़ते हैं उनके लिए भी आसानी होता है। तो दूसरे एपिसोड में हमने आपको बताया कि किस तरीके से जिम कॉर्बेट साहब उसके आतंक के बारे में बता रहे थे, किस तरीके से खौफ था जो कि गढ़वाल के लोगों ने, और प्रतिवर्ष जो तकरीबन 60,000 से ज़्यादा तीर्थयात्री बद्रीनाथ और केदारनाथ जाते थे, उन लोगों ने किस तरीके से उस दंश को झेला था, उसके बारे में विस्तार से बताया था। और फिर जब जिम कॉर्बेट साहब बताते हैं कि उनको पूर्ण रूप से विश्वास हो गया कि वह वाकई केवल मानव गोश्त के फिराक में रहता है, उसे कोई किसी जानवर में कोई रुचि नहीं है। चूँकि एक बकरा वो ऑलरेडी बांध चुके थे, तो बकरे को तो उसने मार दिया था, लेकिन उसमें से जरा भी वो खाया नहीं था। तो फिर जब जिम कॉर्बेट साहब उस भेड़ वाले के पास जाते हैं जिससे उन्होंने वो बकरा लिया था, तो उसने कॉर्बेट से कहा कि साहब, मैंने आपसे पहले बताया था कि वह कोई नरभक्षी या कोई आदमखोर नहीं है, वह एक बुरी आत्मा है जो लोगों को प्रताड़ित कर रही है। और फिर अपनी भेड़ों को लेकर वो तैयार हुआ निकलने के लिए, और इनसे कहा कि आप समय अपना बर्बाद मत करिए, और ये पैसे जो भेड़ खरीदना, बकरी खरीदना, बकरा खरीदना, उसको चारे के रूप में लगाना, इसका कोई मतलब नहीं है। आप अपने घर जाइए, आप इसे मार नहीं पाएंगे। और फिर वो अपनी भेड़ों को लेकर हरिद्वार की तरफ निकल जाता है। तो अब जिम कॉर्बेट जिक्र करते हुए बताते हैं कि जिस तरीके की घटना इस भेड़ वाले ने अभी हमसे की, कि इसके पिताजी के समय में एक साधु को लोगों ने उसके घर में जला दिया, क्योंकि लोगों को यह विश्वास था कि यही जो है लोगों को मार रहा है। तो कॉर्बेट ने बताया यहाँ कि इस तरीके की घटना रुद्रप्रयाग में होते होते बची थी, और वह 10 जूला एक स्थान का नाम है, वहाँ से थोड़ी दूर पर एक कोठगी गांव है, उसमें यह घटना होते होते बची थी। उसका जिक्र उन्होंने किया कि जब लोग मर रहे थे उस आदमखोर के द्वारा, तो उस समय जिम कॉर्बेट ने बताया कि लोगों के अंदर एक गुस्सा था, और गुस्सा जब लोगों का चढ़ा तो इसके बाद वहाँ तमाम भ्रांतियाँ थी। तो लोगों को यह आशंका हुआ कि यह कोई मनुष्य कर रहा है, तो एक साधु के ऊपर सक गया। तो भीड़ ने उस साधु को पकड़ा, और साधु को पकड़कर उसको मारने के लिए वो लोग जैसे ही आक्रामक हुए, तभी वहाँ के डिप्टी कमिश्नर मिस्टर फिलिप मैसन गुजर रहे थे, और उन्होंने देखा कि भीड़ काफ़ी आक्रामक है और उस साधु को मार सकती है। तो उन्होंने पूछा कि बात क्या है। तो लोगों ने बताया कि साहब, जो ये घटनाएं चल रही हैं, जो हो रही हैं, जो लोग मर रहे हैं, हमको इसी पर शक है कि यही ये सब कर रहा है, तो लिहाजा हम इसको मार देना चाहते हैं। लेकिन मिस्टर फिलिप मैसन, जो कि काफ़ी समझदार थे, बुद्धिमान व्यक्ति थे, उन्होंने देखा कि भीड़ काफ़ी उद्वेलित है, तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर आपको मारना है इसको तो आप मार सकते हैं, बेहिचक मार सकते हैं, लेकिन जो कानून का तकाजा है कि पहले किसी को सज़ा तभी दी जाए जब उसका अपराध सिद्ध हो जाए। और अपराध सिद्ध कैसे होगा, इसके लिए उन्होंने कहा कि इसको हम पकड़कर 7 दिन जेल में रखेंगे और निगरानी में रखेंगे पुलिस की। अगर उस दौरान कोई घटना नहीं होती है तो फिर ये निर्दोष होगा, तो फिर ये दोषी हो जाएगा। और तो फिलिप मैसन ने कहा कि ठीक है, इसको पकड़कर हम जेल में रखते हैं 7 दिन के लिए, और देखते हैं कि इस दौरान कोई घटना होती है या नहीं, इससे इसका
दोष भी सिद्ध हो जाएगा। और अगर आप में तमाम लोग चाहे तो पुलिस के साथ आप भी निगरानी पर बैठ सकते हैं। तो लोगों को समझ में आया कि नहीं भाई ठीक है, बात अच्छी है कि पहले अपराध सिद्ध हो जाए, फिर इसके बाद इसको सज़ा दे दिया जाएगा। तो उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया, पुलिस का पहरा लगा दिया गया। गांव के भी लोग जाकर पहरा देने लगे और 7 दिन कोई घटना नहीं होती है। लेकिन जिम कॉर्बेट जिक्र करते हैं अपनी किताब में कि 8वें दिन सुबह जब पहरा चेंज हो रहा होता है, जो रात का पहरा था वो पहरेदार जब हट रहे होते हैं और सुबह नए पहरेदार आकर अपनी ड्यूटी संभाल रहे होते हैं, तो उस दौरान एक आदमी भागता हुआ आता है तकरीबन 1 मील दूर से। वो बताता है कि इस रात बाघ द्वारा एक आदमी मारा गया है। तो फिर लोगों को ये हुआ कि भाई हम लोग हो सकता है गलत आदमी को पकड़ लिए हों, इसलिए इसको छोड़ देना ही ठीक है। अगली बार हम सही आदमी को पकड़ेंगे, फिर उसको दंडित करेंगे और फिर उसको छोड़ दिया जाता है। कॉर्बेट बताते हैं कि उस समय गढ़वाल डिवीज़न में जो हत्याएं हो रही थी नरभक्षी के द्वारा, तो लोगों का यह मानना था कि यह हत्याएं साधुओं के द्वारा की जा रही है, क्योंकि साधु के लिए कहा गया कि मनुष्य के मांस और खून के लिए ये सब कर रहे हैं। और इसी का जिक्र करते हुए कॉर्बेट बताते हैं कि जो कुमाऊं डिवीज़न में हत्याएं आदमखोरों द्वारा उस समय हुई, उसका सब मोक्साओं पर जाता है। मोक्साओं मतलब एक जनजाति है जो पशुओं को लेकर अपना चराने का काम करती है और वही उनकी खेती बाड़ी होती है। तो उस पर लोगों का शक गया कि ये लोग लूटने के छीनने के कारण जो है ये सब हत्याएं कर रहे हैं। और चूंकि उस डिवीज़न में, कुमाऊं डिवीज़न में जितनी भी हत्याएं आदमखोर द्वारा हुई थी उसमें ज़्यादातर महिलाएं थी। तो लोगों ने शंका जाहिर की कि ये लोग, चूँकि महिलाएं जेवर वगैरह पहनती हैं, तो उसको लूटने के कारण जो है उनकी हत्याएं कर रहे हैं। लेकिन कॉर्बेट बताते हैं कि ये सब वजह को मैं नहीं मानता, चूँकि ये हत्याएं नरभक्षियों के द्वारा की जा रही थी, तो मैं इस सब बातों पर ध्यान नहीं देता। और इसके बाद जिम कॉर्बेट बताते हैं कि मैं जब रुद्रप्रयाग पहुँचा तो वहाँ मैंने कई रातें बिताई। मैंने महीनों रास्तों पर जो लोगों की हत्याएं हो रही थी, बाघ जिसको मार रहा था उस लाश पर बैठकर, किसी जानवर को मार रहा था तो उस जानवर की लाश पर बैठकर, किसी पगडंडी पर बैठकर, पुल पर बैठकर मैंने कई रातें निकाल दी, लेकिन मुझे नरभक्षी कहीं दिखा नहीं। और उस समय जब मैं अकेला वहाँ होता था तो उस समय मेरे साथ केवल मेरी मन की कल्पना होती थी और कोई मेरे साथ नहीं होता था। और मन की कल्पनाओं में मैं खोया रहता था। और उस दौरान मैं उस बाघ का, जो कि आदमखोर था, उसका चित्र अगर प्रस्तुत करना चाहूँ तो मुझे वो इस तरीके से दिखता था कि उसका शरीर तो मुझे बाघ का दिखता था बड़ा सा, लेकिन उसका चेहरा एक दैत्य के समान मुझे दिखाई देता था। और मेरी कल्पना यह भी कहती थी कि जब वह मुझे देखता होगा कहीं से छिपकर, तो प्रसन्न हो रहा होगा कि मैं कितना बेवकूफ़ हूँ जो उसके पीछे पड़ा हूँ, और अपनी जीभ को बार बार अपने होठों पर फिरा रहा होगा कि किस दिन मेरे द्वारा एक छोटी सी गलती हो जाए और मैं अपना दांत जो है इस आदमी के गर्दन पर गड़ा दूँ। इसके बाद जिम कॉर्बेट जिक्र करते हैं कि मैं भय और आतंक की तमाम कहानियाँ आपको बताया, लेकिन अब लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि आखिर जब ये सब कुछ हो रहा था तो सरकार क्या कर रही थी। और जाहिर सी बात है, जब इतना ज़्यादा आतंक था, 8 साल आतंक उसका रहा, 125 लोगों की जान चली गई, तो आखिर सरकार क्या कर रही थी, तो उसका भी जिक्र उन्होंने बाकायदा किया है। और जिक्र करते हुए कॉर्बेट ने कहा कि वहाँ पहुँचने के बाद मैं जहाँ जहाँ गया, जहाँ जहाँ ये वारदातें हुई थी, लोगों से मिला, तमाम जो जानकारियाँ एकत्रित की, तो मैं यह दावे के साथ कह सकता हूँ कि सरकार उस समय जो भी हर संभव मदद हो सकती थी या जो भी उस आदमखोर बाघ को मारने के लिए प्रयास हो सकते थे, सब किया। कॉर्बेट ने बताया कि उस समय वहाँ 4000 बंदूकधारी, लाइसेंस बंदूकधारी थे, सबको परमिट जारी कर दिया गया था कि आप किसी भी तरीके से बाघ को मारिए, आपके लिए खुली छूट है।
इसके साथ साथ विशेष शिकारी दलों को बुलाया गया, उनको विशेष प्रोत्साहन राशि देने के लिए वादा भी किया गया। और जो 4000 बंदूकधारी थे लाइसेंस वाले, उनको भी प्रोत्साहन राशि देने का वादा किया गया था, जिसमें उस समय 10,000 रुपये नगद और 2 गाँव उपहार में। साथ ही साथ 300 नए लाइसेंस सरकार ने इशू कर दिए। जो भी बंदूक की लाइसेंस लेना चाहता है या उस नरभक्षी को मारने के लिए, तो उसके लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए गए। अखबारों में छपवाया गया कि जिस भी व्यक्ति को जो कि इस शिकार को करने के लिए आतुर हो, इस नरभक्षी को मारने के लिए आ सकता है, जो भी सुविधाएं सरकार द्वारा हो सकता है उसको उपलब्ध कराई जाएंगी। और इसके साथ साथ जो पटवारी होते हैं, उनके पास चूँकि पुलिस का पावर उस समय होता था, तो उनको जहर दिया गया। और जहर दिया गया और उनको बताया गया कि अगर बाघ द्वारा किसी भी व्यक्ति को या किसी भी जानवर को मारा जाता है और उसमें उसका हिस्सा मांस का खाया जाता है, तो जो बचा हुआ मांस रहता है उसके शरीर का, उस पर ले जाकर आप जहर छिड़क सकते हैं। और जब दोबारा वह नरभक्षी वहाँ पहुँचेगा उसको खाने के लिए, तो खाकर वो मर जाएगा। इन तमाम प्रयासों का नतीजा यह हुआ कि बाघ के एक पैर में गोली लगी पिछले, और उसका आधा पंजा जो है उड़कर गोली से निकल गया था। और फिर वह इतना ज़्यादा शातिर और बुद्धिमान बन गया था कि पकड़ से ही बाहर होने लगा। कार्बेट ने जिक्र किया कि इस चीज़ का जिक्र सरकारी दस्तावेज में है। और इसके बाद 3 कहानियाँ उन्होंने और बताई जो कि सरकारी दस्तावेज में दर्ज हैं। उसका जिक्र करते हुए कार्बेट बताते हैं कि 1921 में जब अखबारों में ये छप रहा था कि जो भी शिकारी इस आदमखोर को मारने का इच्छुक है वो आ सकता है, तो 2 अंग्रेज शिकारी जो है वो रुद्रप्रयाग आते हैं। और रुद्रप्रयाग पहुंचने के बाद जब वहाँ का पूरा माहौल जानते हैं और लोगों से यह जानकारी प्राप्त करते हैं कि आखिर वह नरभक्षी, वह बाघ कब निकलता है, किस समय शिकार करता है, तो उन्होंने तय किया कि एक सस्पेंशन ब्रिज था अलकनंदा नदी पर। उनके दिमाग में जो आइडिया आया, उस आइडिया का जिक्र करते हुए जिम कार्बेट बताते हैं कि मुझे इसमें कुछ कहना नहीं है। अब वो क्या सोचकर एक पुल के इस पार एक पुल के उस पार बैठने का फैसला किया। और बैठना कहाँ था उनको कि जो सस्पेंशन ब्रिज होता है, झूले वाला जो ब्रिज होता है, जैसे आप ऋषिकेश में जाइएगा तो लक्ष्मण झूला आप देखे होंगे, तो सस्पेंशन ब्रिज जो होता है, जो उसके मोटे मोटे तार होते हैं, उसको बांधने के लिए, रोकने के लिए दोनों तरफ किनारों पर बड़ी मजबूत 2 मीनारें बनाई जाती हैं और उसमें अंदर बैठने के लिए तहखाने होते हैं। तो दोनों ने तय किया कि एक इस पार बैठेगा, एक उस पार बैठेगा। और रात को जब वह आदमखोर उस नदी को पार करेगा उस ब्रिज से, तो उसी समय जो है उसका शिकार कर लिया जाएगा। दोनों बैठते हैं और 2 महीने उनको बैठा रहना पड़ता है। 2 महीने तक बाघ की कोई लोकेशन उन लोगों को नहीं मिल पाती है। लेकिन 2 महीने बाद अचानक एक दिन वह बाघ उस पुल से नदी पार करते हुए जैसे ही आगे बढ़ता है, तो पहले वाले ने जो कि राइफल लिया था उसने 1 गोली चलाई और दूसरे वाले ने जो जिसके पास पिस्टल थी उसने उस पिस्टल में 6 गोलियां थी, 6 की 6 चला दी। और ये सब होने के बाद बाघ वहाँ से पुल को क्रॉस करते हुए निकलता है और फिर पहाड़ियों से होते हुए जंगल में चला जाता है। सुबह जब ये लोग वहाँ से उतरते हैं और चूंकि 7 गोलियां चली थी, तो वहाँ के नज़दीक के गांव वालों ने भी यह सुना कि 7 गोलियां चली हैं, लेकिन बाघ कहीं मरा नहीं दिखाई दिया, तो वहाँ उसकी खोज होने लगती है। और इन दोनों शिकारियों को पूर्ण विश्वास था कि 7 की 7 गोलियां, 1 गोली जो पहले राइफल से चली थी उसने बताया कि मेरी गोली पीठ पर लगी है, और दूसरा शिकारी जो पिस्टल से अपनी 6 गोलियां फायर किया था उसने बताया कि 6 की 6 गोलियां मैंने उसके सर पर मारी हैं। और कई दिन तक उस बाघ की खोज होती रही, लेकिन बाघ कहीं मिला नहीं। और सरकारी दस्तावेज में उस समय यह भी दर्ज है कि उस दौरान 6 महीने तक उस नरभक्षी द्वारा किसी आदमी का शिकार नहीं किया गया।
ये सरकारी अभिलेख में दर्ज है, इसका जिक्र जिम कॉर्बेट साहब ने किया है पुस्तक में। और फिर दूसरी घटना के बारे में जिम कॉर्बेट बताते हैं कि एक बार पिंजरा लगाकर, वहाँ बेट लगाकर जगह जगह पर तकरीबन 20 बाघों को पकड़ा गया। और जब पकड़ा गया तो सबको जब एक जगह एकत्रित किया गया, तो जब गांव वालों ने देखा तो उसी में से सब ने यह तय किया कि यही नरभक्षी है। एक बाघ उसमें चिन्हित कर लिया गया कि नरभक्षी यही है। तो फिर उसको मारने की बारी आई कि इसको मारेगा कौन। लेकिन चूंकि गढ़वाली हिंदू होते हैं तो कोई मारने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। सबका यही कहना था कि चूंकि ये बाघ नहीं है, यह कोई प्रेतात्मा है, कोई दैत्य है, राक्षस है, अगर इसको हम मारेंगे तो जिन जिन व्यक्तियों को इसने अपना ग्रास बनाया है उनकी आत्माएं हमको प्रताड़ित करेंगी। तो फिर सरकार को मजबूरन एक इंडियन क्रिश्चियन को बुलाना पड़ा, जो कि तकरीबन 30 मील दूर से आना था एक गांव से। उसको सूचना भिजवाई गई और सूचना जब भिजवाई गई तो उसको आने में समय लग रहा था। तो कॉर्बेट बताते हैं कि वह बाघ जिसको चिन्हित किया गया था कि यह आदमखोर है, वह पिंजरे के नीचे से मिट्टी खोदता हुआ दूर जाकर एक सुरंग बनाता हुआ निकल गया। और जब वह मारने वाला वहां पहुंचा तो बाघ गायब था। इसी तरीके से तीसरी घटना का जिक्र करते हुए जिम कॉर्बेट बताते हैं, एक दिन गांव से खबर आई कि बाघ ने एक आदमी को मार दिया है। और मारने के बाद उसकी लाश को उठाकर वो तकरीबन 4 से 5 मील दूर आगे निकल गया है। इसमें पहाड़ियों को क्रॉस करते हुए, जंगलों को क्रॉस करते हुए आगे निकल गया है। तो लोगों का समूह एकत्रित हुआ उसके पीछे जाने के लिए, उसकी खोज की जाए कि आखिर वो शव लेकर गया कहाँ है। तो काफ़ी दूर जाने के बाद लोगों ने देखा कि वह एक गुफा में घुस रहा है। तो गुफा में जब वो बाघ उस आदमी को लेकर घुस रहा था, तो घुसने के बाद चूंकि संख्या आदमियों की ज़्यादा थी, वहाँ उसके दरवाजे पर बड़ा सा पत्थर, इसके बाद कटीली झाड़ियाँ लाकर सब वहाँ लगा दिया गया। अब चूंकि आदमखोर इसी में गया है तो इसी में रहे और इसी में वो मर जाए। और वहाँ पहरेदारी बढ़ा दी गई, तकरीबन 500 लोग पहरा देने लगे। लेकिन नतीजा क्या हुआ कि 4 से 5 दिन बीतने के बाद चूंकि बाघ अंदर था और बाहर निकल नहीं सकता था, तो एक व्यक्ति जिसका जिक्र कॉर्बेट ने, जिनका नाम नहीं लिया है लेकिन ये लिखा है कि बहुत ही रसोपकार व्यक्ति थे। और वो जब वहाँ पहुँचते हैं तो उन्होंने लोगों की भीड़ को जब देखा तो उन्होंने पूछा कि आखिर ये भीड़ क्यों है। लोगों ने बताया कि इसी तरीके का मामला है। तो उन्होंने कहा कि देखिए यहाँ कोई आग बाग नहीं है, आप इस पत्थर को हटाइए और इन झाड़ियों को हटाइए। तो चूंकि वह बहुत ही रसूखदार व्यक्ति था, उसके आदेश का पालन लोगों ने किया। और जब उसके आदेश का पालन लोगों ने किया तो जैसे ही पत्थर और झाड़ियों को वहाँ से हटाया, बाघ उसी में से निकलता है गुफा के अंदर से और 500 लोगों की भीड़ को चकमा देकर निकल जाता है। कॉर्बेट इसका जिक्र करते हुए बताते हैं कि ये सब बताने के लिए मैं इसलिए आप लोगों के बीच ये सब बता रहा हूँ क्योंकि उस समय के सरकारी अभिलेख में ये सारी चीज़ें दर्ज हैं। और कॉर्बेट का कहना था कि ये जो तीनों चीज़ें हुई थी या और भी जो प्रयास इसको मारने के लिए किए जा रहे थे, अगर उस दौरान चूंकि ये जो घटनाएं थी जिनका जिक्र मैं कर रहा हूँ, यह जब वो आदमखोर बना उसी के प्रारंभ की घटनाएं हैं, अगर उस दौरान किसी भी घटना में या किसी भी झांसे में वह आ जाता या किसी भी शिकारी द्वारा मार दिया जाता तो शायद गढ़वाल के लोगों को यह दिन और यह यातना, यह दंश न झेलना पड़ता और 125 बेगुनाह लोगों की जान न जाती। दोस्तों, ये आदमखोर की जो घटना चल रही है, इसी से जुड़ी एक छोटी सी घटना मैं बता दूं जिसका मैं खुद चश्मदीद रहा हूं। मैं उसको देखा हूं अपनी आँख से, क्योंकि उस समय मैं 10वीं का छात्र था और बात थी सन 1998 की। ज़्यादा नहीं, 3 जिले प्रभावित थे उसमें, जौनपुर, प्रतापगढ़ और सुल्तानपुर।
मैंने देखा कि उस समय इतना ज़्यादा खौफ था कि दिन में तो सब काम आराम से लोग अपना काम करते थे, बाजार जाते थे, रिलेशन में जाते थे, खेती बाड़ी होती थी, लेकिन जैसे ही शाम ढलती थी, अंधेरा होते ही लोग अपने घरों को, अपने सीधे घर पहुंचते थे और सब हथियारबंद। यहाँ तक कि आपसे मैं बता दूं कि इतना ज़्यादा खौफ था कि रात को कोई अकेले कहीं निकल नहीं सकता था। लोग टोलियाँ बनाकर चलते थे, कम से कम एक टोली में 5, 7, 8, 10 जो भी थे, रात में पहरे चलते थे। एकदम सन्नाटा, एक अजीब खामोशी थी। चूँकि उस समय मैं 15 से 16 साल का था और ये सारी चीज़ मैं देखा था, तो भय क्या चीज़ होता है, आतंक क्या चीज़ होता है, उसको मैंने महसूस किया था। इसलिए इसका जिक्र मैंने कर दिया जो जिम कॉर्बेट साहब ने इस आदमखोर के आतंक के बारे में अपनी किताब में लिखा है। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही, लेकिन आपसे एक विनम्र निवेदन है और आग्रह है कि प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, बेल आइकन की घंटी दबाइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में और फिर बताएंगे कि कॉर्बेट अब आगे उस बाघ को पकड़ने के लिए, मारने के लिए क्या योजना बनाते हैं। दीजिए तब तक के लिए इजाज़त। धन्यवाद, नमस्कार।